हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हमने आपकी क्लास 9 का केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करवा दिया था। तो भाई एक्सरसाइज 12 चल रहा था जो कि था आपका ब्लिथ, ठीक है। तो अब बात होती है कि उससे आगे चलने वाले, तो आगे क्या होगा भाई, एक्सरसाइज 12.2 होगा। लेकिन उससे पहले कुछ आपका जो है बात कर सकते हैं क्या, इंट्रोडक्शन है, साथ साथ कुछ आपके प्रमेय आएंगे, ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, फिर साथ में प्रमेय भी होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या कहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, जो हमने आपको वृत्त के चाप के बारे में बताया था। अब वृत्त के चाप किसे कहते हैं, तो भाई चाप किसे कहते हैं, वृत्त के खंड को ही तो हम चाप कहते हैं। जैसे कि ये मैंने आपके लिए एक वृत्त की बनाया है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये अंडा बन के लगता है। ये लीजिए, ठीक है। मेरे पास तो डिवाइडर नहीं है इसलिए नहीं हो पा रही है, लेकिन देखिए आप ये लेके चलिए वृत्त, ठीक है। अब इस वृत्त के मैंने खंड कर दिए, ये आपके लिए ए और ये बी कर दिए, ठीक है। तो ये ए बी क्या कहला गया, आपका चाप है। और हम एक तरफ ले, एक साइड चले भाई, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम किस टाइप चले, तो चलते हम एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे लिख सकते हैं, ए बी चाप जो कि लघु कहलाएगा, और फिर बी ए जो कि आपका दीर्घ कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है। यहाँ पे अब वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण। अब अंतरित कोण कहने का मतलब सबटेंडेड एंगल, मतलब किसी पर एंगल दिया हुआ है। वो जानने से पहले आप मुझे बताइएगा एक बात कि भाई जब हमने बात करते हैं कि चाप की, एक तो ये चाप मैंने दे दिया आपके लिए ए बी, दूसरा चाप मैंने दिया सी डी। अब बात क्या होती है, चाप दिया तो चलो अब इसको ए बी को मैं मिला देती हूँ और इस सी डी को मिला देती हूँ, तो आपका ए बी जीवा सी डी जीवा। अब जीवा ए बी और सी डी बराबर है, तो क्या इसके चाप जो है वो भी बराबर होंगे। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जब हम इसका काट के पार्ट इस पे रखेंगे तो ये पूरी तरह से एक दूसरे से सट जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसका विपरीत कर दे कि चाप बराबर है तो जीवा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमारा जो मेन बात आती है उस पे चलना है। अब चाप के द्वारा अंतरित कोण, अब हम क्या करेंगे, आर्क के द्वारा सबटेंडेड करेंगे एंगल। अब किस पे एंगल सबटेंडेड करेंगे, बात वो भी होती है। तो हम जो करने वाले हैं, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अब ये चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण क्या होता है, तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो देखिएगा ये ए बी चाप है। अब इसके द्वारा हम केंद्र पे ये कोण देते हैं, ठीक है, ये कोण दे दिया, तो ये हो गया आपका केंद्र पर दिया हुआ एंगल, मतलब सबटेंडेड एंगल, ठीक है। तो ये जो होता है वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, शेष वृत्त के शेष पार्ट, शेष भाग पर अंतरित कोण के दुगुना होता है, दुगुना होता है। और ये जो है आपका क्या है भाई, आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपका प्रमेय लिख चलिए, ऐसे लिखा नहीं, मैंने बोल दिया, जिसे आप सिद्ध करेंगे यहाँ पे, ठीक है इसको। तो यहाँ पे क्या बोला, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब केंद्र पर सबटेंडेड एंगल जो होगा वृत्त के शेष भाग पर लगा दे, उस चाप को छोड़ के, तो वृत्त की सतह पे दे दीजिएगा, शेष भाग पर अंतरित कोण की दुगुना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया, और ए बी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग मैंने यहाँ पे दिया, तो ये मान लीजिए ओ, ये मान दिया सी। तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू एंगल किसका भाई, ए सी बी का। हाँ, ये मैंने ये कथन में बोला और ये कथन आपके बुक से लिए गए। तो
और ये आपका पलमय है, हम इससे क्या करने वाले, सिद्ध करने वाले। तो देखिएगा, ये तो देख ले, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पे जो देगा वो क्या होगा, शीर्ष पार्ट पे जो देगा उसका दुगुना होता है, ठीक है। अब इसमें 3 बात हो सकती है भाई। एक मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, चाप ही तो लेना है, वृत्त के चाप, तो 3 चाप ले सकते हैं। एक ले सकते हैं क्या, लघु चाप, एक दीर्घ चाप, एक अर्धवृत्त ले ले, मतलब चाप को ही बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ले रही हूँ लघु चाप, फिर अर्धचाप, ये मैंने ए बी, ये भी ए बी, और इस वृत्त में दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, तो चलो ए बी, ठीक है। इसका केंद्र ओ, इसका भी केंद्र ओ, और इसका भी केंद्र ओ, ठीक है। अब बात होती है क्या, मैं बनाती हूँ एंगल, ये केंद्र पर बना एंगल और ये शीर्ष पार्ट पे बने एंगल, याद दे देती हूँ सी। चलो, ये केंद्र पर बने एंगल और ये मैंने शीर्ष पार्ट पे बनाया एंगल, ये भी मैंने सी दिया। ये केंद्र पर बना एंगल। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने चाप यहाँ पे किया, मतलब ये एंगल बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने शीर्ष पार्ट पे बना एंगल, ये सॉरी, इसको ऐसे जाना चाहिए सी, ठीक है। तो चलिए, अब बात होती है यहाँ पे, देखिए आपको दिया क्या है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, या फिर लिख देती हूँ, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, लघु चाप, ये बात हो गया, दिया हुआ है। और आपके लघु चाप ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा शेष वृत्त के शेष भाग पे, वृत्त के शेष सतह पर एंगल ACB अंतरित किया गया है। बस इतना ही दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि एंगल AOB जो होगा वो 2 इंटू एंगल ACB होगा, ठीक है। तो देखिएगा, थोड़ी सी बनावट कर देते हैं। बनावट में क्या करते हैं भाई, OC को मिला देते हैं, O और C को मिला दे। चलो भाई, OC को मिलाने की बात आई तो मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई बात। अब ये देखिएगा, अब ये चलते, ये मैंने मिला दिया। अब चलते बात क्या, परिमाण की ओर। परिमाण में आपका देखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ सॉल्व। देखिएगा, पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं। अब यहाँ परिमाण में देखिएगा क्या भाई, बात करते हैं ट्रायंगल COA में, ट्रायंगल COA में बात कर ले तो OC बराबर होगा OA का, OC जो होगा बराबर हो OA का। क्यों भाई, ये आपका त्रिज्या है। जब ये है तो इसके सम्मुख कोण कहने का मतलब देखिएगा, OC का सम्मुख कोण एंगल OAC बराबर होगा एंगल OCA का। क्यों भाई, तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब चलते हैं क्या भाई, आप इसको क्या करिए, इसको बढ़ा दीजिए, इसको P तक कर देते हैं, ओके।
तो अब यहाँ पे क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा क्या भाई। तो आपकी बात कर लेते हैं, चूंकि एंगल POA जो आपका है त्रिभुज COA का एक बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको आप इसे फर्स्ट में डाल दीजिए, ठीक है। बहिष्कोण है तो एंगल POA बराबर क्या हो जाएगा, POA बराबर, जब ये बहिष्कोण है तो अभिमुख अंतःकोणों का, ये सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब एंगल बात कर लेते हैं क्या, आपका जो POA होगा वो एंगल OCA प्लस एंगल OAC के योग के बराबर होगा। किस लिए भाई, तो बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ओके, अब देखिएगा ये बात तो ठीक है। अब यहाँ पे एंगल POA बराबर, अब OAC या OCA दोनों तो बराबर है, एक में कर देते OCA प्लस इसको भी OCA ही कर देते, क्यों भाई, फर्स्ट से। चलो, तो एंगल POA बराबर 2 एंगल OCA, एक सेकेंड, OCA, हाँ। अब यहाँ पे OCA मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे यहाँ से जोड़ना है, तो इसलिए मैंने OCA किया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड। ओके, अब देखिएगा ये बात हो गई। इसी प्रकार अब देखिए ट्रायंगल चलते किसमें, यहाँ पे आते हैं पुनः फिर से ट्रायंगल BOC में आपका OB बराबर होगा OC का है भाई, ये आपका त्रिज्या है। ओके, अब बात करते हैं, ये बराबर हो गया, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये आपका ये बराबर हो गया, तो सम्मुख कोण की बात कर रहे थे, OB का सम्मुख कोण एंगल OCB बराबर होगा एंगल OBC के। क्यों भाई, तो सम्मुख कोण है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, उसी प्रकार ये हो गए, फिर करते हैं क्या, चूंकि एंगल BOP ट्रायंगल BOC का एक बहिष्कोण है, तो एंगल BOP, इसलिए एंगल BOP क्या हो जाएगा भाई, एंगल BOP अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर, सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो कहने का मतलब एंगल OCB प्लस एंगल OBC के योग के बराबर होगा। इसलिए अब देखिएगा एंगल, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, तो एंगल BOP इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं क्या, एंगल OCB, अब देखिएगा OCB लाने देती हूँ, OCB प्लस एंगल, इसको भी कर देती हूँ मैं OCB, ठीक है। अब बात होती है कि एंगल BOP इक्वल टू 2 इंटू एंगल OCB, ये आपका होता है थर्ड। सेकेंड तक तो आ चुके थे, थर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, हमें क्या निकालना है, वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर ये एंगल कोण, कहने का मतलब ये और इसके योग कर देते, तो कहने का मतलब सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर, अब जोड़ते हैं तो सेकेंड वाला आपका यहाँ पे है, तो एंगल POA प्लस एंगल BOP करेंगे तो इक्वल टू एंगल 2 इंटू OCA प्लस एंगल 2 इंटू एंगल OCB हो जाएगा, और POA और एंगल POB तो आपका एंगल हो जाएगा AOB इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो एंगल OCA प्लस एंगल OCB
तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिएगा ओ सी ए प्लस ओ सी बी को टोटल लिख दे एंगल ए सी बी, और आपको सिद्ध करना था यहाँ से। देखिएगा यहाँ पे आपका मैं लिख देती हूँ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी, और आपको सिद्ध भी यही करना था। इसी प्रकार इसमें हो गया। फिर देखिएगा भाई इसी प्रकार आप इसमें भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको बढ़ा दिया P तक, जो कि केंद्र से होते हुए जा रहा है, ठीक है। फिर देखिएगा इस ट्रायंगल में ये बराबर हो गया, तो ये कोण बराबर हो गया, और जब ये कोण बराबर हो गया है और ये मान लीजिए x है, ये भी x है, तो ये 2x हो जाएगा। फिर मान लीजिए क्या भाई आपका इस ट्रायंगल में आते हैं तो ये और ये बराबर होगा, तो ये कोण बराबर होगा। तो मान लीजिए ये y है, ये y है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बहिष्कोण के जरिए 2y। फिर से बात होती है 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, जो कि x प्लस वाई का क्या हो गया दुगुना हो गया। उसी प्रकार इसमें देखिएगा, इसको भी मैं बढ़ा देती हूँ आगे। ओके, मैंने बढ़ा दिया, ये मैंने P तक बढ़ा दिया है। फिर ये कोण और ये कोण, क्योंकि भाई ये और ये बराबर हो गया ट्रायंगल के जरिए, और ये क्या त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो ये कोण बराबर हो गया ट्रायंगल का, ये बहिष्कोण बना, इस दोनों के योग के बराबर होगा। मान लीजिए ये ए है, ये ए है, तो ये 2a हो जाएगा। फिर ये ट्रायंगल बना, ये ओ बी सी बन गया, जिसमें ओ बी बराबर होगा ओ सी का, काय बाय ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो इसका समूह कोण ये कोण बराबर होगा। मान लीजिए ये कोण आपका बी है, तो ये भी कोण बी हो जाएगा, तो ये दोनों का योग होगा बहिष्कोण, मतलब 2b। फिर 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी, जो कि इसका दुगुना है। तो इस प्रकार से आप दोनों को क्या कर सकते हैं भाई, लिख के सॉल्व कर सकते थे। तो ये था आपका क्या, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। और आपको यहाँ पे पता चल गया कि वृत्त के चाप द्वारा अगर हम केंद्र पे कोण को अंतरित करते हैं, चाहे वो लघु चाप हो या अर्ध चाप हो या फिर दीर्घ चाप हो, तो वृत्त के शेष जो पार्ट बचे हुए हैं चाप को, जिस चाप को लिया उस चाप को छोड़ के जो चाप बचे हैं उस पे जो हम कोण देंगे उसका दुगुना बनेगा। किस पे भाई, वो बनेगा आपका केंद्र पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रमेय आपका। अब देखिएगा जो आपका अगला प्रमेय है एक्सरसाइज 12 का 9वां प्रमेय है, क्योंकि आपका शुरू से लेकर अभी तक का 9वां है, ठीक है। कहता है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो भाई आपका या वृत्तखंड, अब वृत्तखंड किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। आपको मैंने बताया हुआ है, फिर से रिवीजन हो जाएगा। ये मैंने वृत्त लिया, वृत्त का एक जीवा मान लीजिए PQ, और ये आपका क्या हो गया चाप। तो जीवा और चाप द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, और इसे इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये कहता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है, ये मैंने 2 पिक्चर लिया हुआ है, ठीक है। एक तो लघु मैंने वृत्तखंड लिया, एक मैंने दीर्घ वृत्तखंड लिया। तो लघु वृत्तखंड वाला एक कोण यहाँ बनाया है, एक कोण यहाँ बनाया, तो दोनों कोण कहता है बराबर हो। दीर्घ वृत्तखंड वाला एक यहाँ, दोनों कहता है बराबर, ठीक है। तो देखिए आपको दिया क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक जीवा PQ द्वारा एक वृत्तखंड कर देती हूँ, जीवा नहीं क्योंकि वृत्तखंड की बात हो रही। एक वृत्तखंड PQ द्वारा शेष वृत्तखंड पर एंगल PAQ तथा एंगल PBQ अंतरित किया गया है, ठीक। और आपको सिद्ध करना है कि एंगल PAQ बराबर होगा एंगल PBQ का, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ी सी बनावट में क्या करिए, OP तथा OQ को मिला दे,
मिला दे। तो चलो OP तथा OQ, ठीक है। अब देखिएगा पहला पिक्चर ये है और ये दूसरा पिक्चर है। अब पहला पिक्चर का परिमाण मैंने जो लिखा है ये दोनों के लिए लिखा है। देखिए एक वृत्त जिसका केंद्र लो, एक वृत्त जिसका केंद्र लो और एक ही वृत्तखंड PQ द्वारा शेष वृत्तखंड पे और एक वृत्तखंड PQ द्वारा शेष वृत्तखंड पे, ठीक है। मैंने लघु और दीर्घ नहीं जोड़ा जिसके कारण से दोनों के लिए, ठीक है। तो अब बात होती है परिमाण की। पहला का परिमाण देखिएगा क्या भाई, बात करते हैं कि एंगल POQ जो होगा केंद्र पे अंतलित कोण शेष पार्ट पे जो अंतलित कोण है उसका दोगुना होगा। कहने का मतलब 2 इंटू एंगल 2 इंटू देखिएगा POQ जो होगा 2 इंटू PAQ हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिएगा ये आप मान लीजिए फर्स्ट Q भाई, तो केंद्र पर अंतलित कोण शेष भाग पर अंतलित कोण का केंद्र पर अंतलित कोण जो होता है शेष भाग पर अंतलित कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। अब देखिएगा फिर से एंगल POQ और इधर से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल PBQ। ये आपका क्या हो गया सेकंड Q। तो केंद्र पे अंतलित कोण जो होता है वृत्त के शेष जो वृत्त पर स्थित वृत्त पर स्थित जो होता है भाग पे जो अंतरित करता है उसका 2 गुना होता है। तो देखिएगा फर्स्ट और सेकंड से भाई POQ एंगल बराबर होगा फिर POQ का। तो इसका मतलब है कि इसलिए इसका लेता हूँ तो 2 इंटू एंगल PAQ जो होगा बराबर होगा 2 इंटू एंगल PBQ का। 2 चला गया, इसलिए PAQ जो होगा बराबर होगा PBQ का। और आपको सिर्फ क्या करना है PAQ बराबर होगा PBQ का। इसी प्रकार इसमें आइए इसको भी OP तथा OQ को मिला दीजिए, मिला दिया, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा बात करते हैं, ये देखिएगा दीर्घवृत्तखंड है, ऐसे कोण दिया जिसका मतलब ये बाहर वाला कोण अंदर वाला कोण को नहीं लेना है, ठीक है। तो एंगल POQ जो होगा ये है शेष पार्ट पे, तो इसका दोगुना होगा 2 इंटू एंगल PAQ हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट एंगल POQ जो होगा ये 2 इंटू एंगल इसका दोगुना कर देती हूँ PBQ का होगा। ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड तो बराबर ही है, फर्स्ट और सेकंड से, तो सेकंड से क्या हो जाएगा 2 एंगल PAQ बराबर होगा 2 इंटू एंगल PBQ का। 2 चला गया, तो एंगल PAQ बराबर होगा एंगल PBQ का। और आपको यही सिद्ध भी करना था। इसी के साथ अब परिमाण जो है नम्मा फॉर्मूला खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा आगे का जो है आपका उपमेय कहता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका O केंद्र वाला जो है एक वृत्त लिए हैं जिसमें आपका व्यास AB दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अर्ध चाप लेके चल रहे, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया है क्या दिया है भाई, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा एक जीवा कह सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जीवा तो व्यास ही होता है। जीवा AB है जिसके द्वारा कह सकते हैं क्या, एक जीवा AB है जिसके द्वारा वृत्त पर एंगल ACB अंतरित किया गया है, ओके। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध
करना है। अर्धवृत्त का कौन समकोण है? अगर हम ये एंगल सिद्ध कर दे, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिएगा इसमें थोड़ी सी बनावट कर देती हूँ। बनावट में क्या करना, आप इस साइड भी ले सकते हो, उस साइड भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सी को मिला दीजिए, ओ सी को मिला दे। अब देती हूँ प्रमाण। अब देखिएगा ओ सी को मिला दे और ओ सी को मिला दे, ओ सी को पी तक बढ़ा दे। ये मैंने भी इसको पी तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब प्रमाण देखिएगा, प्रमाण में भाई उसी तरह देखिएगा, ट्रायंगल ए ओ सी में आपका ओ सी बराबर होगा ओ ए का काय बाय, ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, मतलब त्रिज्या लिख देती हूँ हिंदी में, है ना, त्रिज्या। तो इसका सम्मुख कोण, ओ सी का सम्मुख कोण एंगल ओ ए सी बराबर होगा एंगल ओ सी ए का, किससे भाई, तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बात ये हो गई, ठीक है। अब देखिएगा बात करते हैं एंगल पी ओ ए, ट्रायंगल ए ओ सी का बहिष्कोण है। तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल, ये बहिष्कोण है तो सुदूर अंतःकोण अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर, कहने का मतलब इस दोनों के योग के बराबर होगा। तो ओ सी ए प्लस ओ ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो पी ओ ए इक्वल टू ओ सी ए, लाने देती हूँ ओ सी ए, इसको भी जस्ट मैंने कहा ओ सी ए बोला, ओ ए सी को हम ओ सी ए लिख सकते, इसको आप फर्स्ट में डाल दीजिए, यहाँ तक हो गया, ठीक है। फर्स्ट से एंगल पी ओ ए इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ सी ए हो जाएगा। तो इसको आप किस में दे दीजिए, ये आपका हो गया सेकंड ओ सी ए, ओके, हाँ सेकंड, इसको आप सेकंड में डाल दीजिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कर देती हूँ। इसी प्रकार आप इस ट्रायंगल में चलिएगा, इसी प्रकार ट्रायंगल बात कर लेते हैं क्या भाई, ट्रायंगल बी ओ सी में, तो ओ बी जो होगा आपका बराबर होगा ओ सी का, क्यों है ये भी तो लीजिए। इसका सम्मुख कोण, ओ बी का सम्मुख कोण एंगल ओ सी बी बराबर होगा एंगल ओ बी सी के, क्यों भाई सम्मुख कोण है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते, ठीक है। आप इसको पूरा कर लीजिए, मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया है, तो ये रख लीजिए आप थर्ड में। और चूंकि आपका एंगल पी ओ बी जो है ट्रायंगल बी ओ सी का क्या है, बहिष्कोण है, बाहर वाला कोण है, बहिष्कोण है, इसीलिए एंगल पी ओ बी जो होगा सुदूर अंतःकोण के योग को बराबर, कहने का मतलब एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी के योग के बराबर होगा। तो एंगल पी ओ बी इक्वल टू एंगल ओ सी बी प्लस, अब ओ बी सी को लिख सकती हूँ यहाँ से ओ सी बी, किससे, थर्ड से। अब देखिएगा तो एंगल पी ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ सी बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, ये बात तो हो गई, एंगल पी ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ सी बी, ये आपका फोर्थ में रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, सेकंड और फोर्थ को जोड़ने पर तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ सी ए प्लस 2 इंटू एंगल ओ सी बी। अब पी ओ बी को मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2, कॉमन लिया एंगल ओ सी ए प्लस ओ सी बी। अब ए ओ बी तो टोटल आपका
रैखिक युग्म से 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू OCA प्लस OCB को मैं लिख दूँ एंगल ACB, 2 से गया 90 डिग्री, तो इसलिए एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि सिद्ध करना था ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी के साथ ये भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा आगे का जो आपका है, ऊपर में जो भी जस्ट किया था कि जो आपका अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है उसका उल्टा करना है, ठीक है। कहता है वृत्त का वह चाप जो परिधि पर समकोण बनाती है वो अर्धवृत्त है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है वृत्त की परिधि पर और एक चाप PR जो वृत्त की परिधि पर P कोण PQR कोण अंतलित करती है। ओके, आपको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि वृत्त जो है अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त है कब कह सकते हैं भाई, जब आपका अर्धवृत्त की बात हो रही है ना। हाँ, अर्धवृत्त है ये सिद्ध करना है। तो ये हम कब कह सकते हैं, जब आपका ये 180 डिग्री होगा तब कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री होगा तो आपका ये जो होगा व्यास, मतलब कि जो PR है वो केंद्र से गुजर रहा है, जो कि व्यास हो जाएगा, जो कि आधा आधे पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल POR जो होगा 180 डिग्री होगा। तो देखिएगा परिमाण में क्या देखना है भाई, तो देखिएगा केंद्र पर बना कोण, तो एंगल POR जो होता है वो परिवृत्त के शीर्ष पार्ट पे बने कोण के क्या होते हैं, दोगुना होता है। 2 इंटू एंगल कोण PQR हो जाएगा। तो एंगल POR इज इक्वल टू 2 इंटू PQR इज इक्वल टू, आपको दे रखा है समकोण 90 डिग्री। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण चाप द्वारा और शेष परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है, ठीक है। तो एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि जाएगा स्ट्रेट। इसलिए वृत्त जो किसी केंद्र O, और आपकी त्रिज्या तो दिया नहीं था, तो मान लीजिए R जो है कहता है, तो वो वृत्त जो होगा समकोण वृत्त होगा। तो यहाँ पे लीजिएगा अतः वृत्त अर्धवृत्त होगी, अर्धवृत्त होगी। तो यहाँ से इसको आप डिजाइन ये मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ था, इसको हटा दीजिए ऐसे, ये भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो होता है ऊपर में के बिलो खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा आगे का जो आपका ये है आपका प्रमेय वाला पॉइंट 10, 12वां चैप्टर का 10वां प्रमेय। यदि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड दो अन्य बिंदुओं पर जो इस रेखाखंड को आविष्ट करने वाली रेखा के एक और स्थित हो, समान कोण अंतरित करता हो, तो ये 4 बिंदु एक वृत्त पर होंगे। तो यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ, ठीक है, जिसमें बात की गई है कि एक रेखाखंड जो कि BC, एक 2 बिंदु था BOC, इसको मिलाने वाली रेखाखंड BC, और इसकी इस बिंदु को यहाँ पे जो दिया ना, इस रेखाखंड को आविष्ट करने वाली रेखाखंड नहीं, यहाँ बिंदु होना चाहिए। इस बिंदुओं को आविष्ट करने वाली रेखा के एक और स्थित है, इसके एक और स्थित 2 जो बिंदु है अन्य बिंदु, उस पर जो समान कोण अंतरित किए गए। कहने का मतलब ये कोण बराबर
ये कोण अंतरित किए गए हैं। तो कहता है कि ये 4 बिंदु ABCD जो कि एक वृत्त पर स्थित होंगे, लेकिन इसको आपको सिद्ध करना है, इसलिए मैंने एक बिंदु को वृत्त के बाहर कर दिया। ठीक है, तो आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है एक वृत्त जिसमें जीवा भी कह सकते, BC के एक और 2 बिंदु जिस और ABC के एक और 2 बिंदु स्थित है, उनमें एक वृत्त पर है। ठीक है, तो और कहता है कि एंगल BAC बराबर होगा BDC के। आपको सिद्ध करना है क्या, अब देखिएगा ABC तो है ही, D को अगर हम ला देंगे वृत्त पे तो हो जाएगा। ठीक है, ABCD बिंदु ABCD वृत्त पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बनावट कर दीजिए। बनावट में क्या करना है, वृत्त पर E एक बिंदु ले जो BD द्वारा वृत्त पर काटे गए बिंदु हो और EC को मिला दे। देखिए मैंने कैसे लिखा, वृत्त पर स्थित एक बिंदु लेते जो BD द्वारा काटे गए वृत्त को, यहाँ काटा गया इसको, और फिर मैंने बोला ये E लिया और EC को मिला दिया। ठीक है, अब परिमाण देखिएगा। परिमाण में क्या बात करते हैं भाई, कि जो आपकी बात कर लेते हैं क्या, एंगल BAC बराबर होगा एंगल BEC के। क्यों भाई, तो जो होता है आपका वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड के बने कोण, एक ही वृत्तखंड के बने कोण समान होते हैं। लेकिन आपको दिया क्या है, दिया है कि एंगल BAC बराबर होगा BDC का। तो ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड से एंगल BEC बराबर होगा BDC का। अब देखिएगा अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो BEC कभी बराबर होगा BDC का, क्योंकि ये तो 22 कोण है, तो इसका योग 2 लगेगा। तो अतः E और D एक ही बिंदु है। इसी के साथ आपका ये जो प्रमेय है ये भी खत्म होता है। इसमें देखिएगा अगर आपके आगे दे देते, ये बाहर ना दे के आपको आगे कर दे, जैसे कि यहाँ ऐसे ये डी दे दे, तो फिर भी इसी प्रकार से ना ये कौन बराबर हो सकता है। इसी प्रकार ई और डी संपाती है, मतलब एक ही बिंदु है। यहाँ पे एक ही बिंदु है या फिर संपाती है, संपाती है, एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। ये लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके साथ ये भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा आगे का जो बात होता है वो आता है आपका चक्ले चतुर्भुज। तो चक्ले चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं भाई, किसे कहते हैं। तो चक्ले चतुर्भुज किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज लेते हैं, ठीक है, जिसकी सिल्स, चारों सिल्स, ठीक है, वो किस पे स्थित हो, वृत्त पर ही स्थित हो। जैसे कि ये मैंने आपके लिए एक वृत्त दिया और मैं एक चतुर्भुज बना ली हूँ, ABC
डी, तो ए बी सी डी, और ये मैंने इसे मिला भी दिया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, चतुर्भुज। और परिभाषा के तौर पर लिखे तो वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, ऐसे चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। ओके, ये आपका क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज की एक गुण देखते हैं क्या भाई, इसके सम्मुख कोणों का योग। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी युग्म, कोई भी युग्म लेते, किसी युग्म के योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिएगा, यही आपका आगे का पलमय है। पलमय नंबर वाला पॉइंट 10 था, तो ये 11 हो जाए। ठीक है, जैसे कि इसे पिक्चर में देखिएगा, आपको दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं भाई, चक्रीय चतुर्भुज है तो कोई बात नहीं है, तो होने दीजिए। अब आपको सिद्ध करना है, कोई भी युग्म लीजिए, चाहे ये या ये लीजिए, मैं लेती हूँ एंगल बी, कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ी सी बनावट कर देती हूँ। बनावट में क्या करती हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने बी और डी के लेके चलती हूँ, तो यहाँ पे तो बनावट में वृत्त का केंद्र ओ लेती हूँ, ओ लेते हैं, चलो ओ वृत्त का केंद्र लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ओ को ए तथा सी से मिला, ओ को ए तथा सी से मिला देते हैं, ओ को ए तथा सी से मिलाते। थोड़ा सा इस केंद्र में कर दे दो तो अच्छा लगेगा। ये मैंने इसको मिलाया और ये मैंने इसको मिलाया, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसे जाना चाहिए। ओके, मिला दिया, ओ आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो इसको मिलाना था तो भाई डॉटेड लाइन होनी चाहिए। चलो ये हो गया। अब प्लमान देती हूँ। प्लमान में देखिएगा क्या भाई, प्लमान में बात करती हूँ कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए बी सी। मैंने ये एंगल को इसका दोगुना कर दिया, क्यों भाई, तो वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्तखंड द्वारा केंद्र वृत्तखंड। अब यहाँ पे देखिएगा वृत्तखंड लिखा गया तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ड्रॉ करके वृत्तखंड भी बना सकते, चाप भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चाप द्वारा या फिर चाप हो गया, वृत्तखंड बन जाता है, तो जो भी देना है दे सकते। उसी प्रकार वृत्तखंड द्वारा जैसे कि हमने क्या था कि कोण जो होते समान होते, तो आप लाइन खींच के आप उसे वृत्तखंड दिखा सकते, ठीक है। यहाँ तो चाप द्वारा केंद्र बना कोण शेष चाप पर बना कोण के 2 गुना होता है, ठीक है। ये प्रमेय था आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट।
इसी प्रकार एंगल, फिर देखिएगा AOC। अब मैं इस वाला ले ली हूँ, ठीक है, तो ये इसका दोगुना हो जाएगा, तो 2 इंटू एंगल ADC का, तो इसी प्रकार हो गया। ये आपका हो गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, अब मैं जोड़ती हूँ, जोड़ने पर देखिएगा क्या, AOC प्लस AOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC प्लस 2 इंटू एंगल ADC। अब AOC इस पार्ट वाला, AOC इस पार्ट वाला, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC प्लस एंगल ADC। तो 2 से 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इक्वल टू एंगल ABC को मैं B लिख सकती हूँ प्लस एंगल ADC को D लिख सकती हूँ, तो B प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था। इसको एक और ढंग से सिद्ध कर सकते हैं, वो कैसे, तो देखिएगा, सब कुछ वही लाने देते हैं भाई, टेंशन मत लीजिए। ये मैंने इसको मिला दिया और ये मैंने इसको मिला दिया, और एक काम करते, इसका ये वाला रहने देते, दूसरा मैं ब्लिथ ही बना देती हूँ, ठीक है, तब अच्छा लगेगा। ये रहने दीजिए, ओ केंद्र था, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये रहने दीजिए। अब देखिएगा एक और बना सकते हैं, कैसे, तो ये मैंने ब्लिथ ले लिया और इसमें मैंने चक्रीय चतुर्भुज ABCD बना देती हूँ। एक सेकंड, ये थोड़ा सा ऐसे जाने देती हूँ तो अच्छा लगेगा, ये ठीक है, ABCD। तो आपको दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिर्फ तो वही करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, बनावट में क्या करिए, बनावट में A को C से तथा B को D से मिला दे, A को C से मिला दो भाई, A को C से लाइन खींचना है, तो बनावट किया है, तो ये लो, B को D से, इसमें भी ये लो, ओके। अब देखिएगा, ये बात हो गई। अब प्रमाण देखिएगा, प्रमाण में क्या देखना है भाई, ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं क्या, ये देखिएगा, चलिए, एंगल CAB इक्वल टू एंगल BDC, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, काहे, तो वृत्तखंड, ये मैंने वृत्तखंड लिया, तो उसके वृत्तखंड के बने कोण बराबर होते हैं, तो वृत्तखंड के, एक ही वृत्तखंड है, मैंने BC जो लिया है, एक ही वृत्तखंड के बने कोण बराबर होते हैं, ओके। तो ये बात तो ठीक है, ये आपका। अब मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड में मैं क्या करती हूँ, इस एंगल को, एंगल BCA बराबर होगा एंगल, ये वृत्तखंड यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है, एंगल यहाँ पे आएगा, तो कहने का मतलब है आपका कितना हो गया भाई, ADB हो जाएगा। B एक देखिएगा, वृत्तखंड लिया था BCA, BCA बराबर होगा BDA का या ADB का, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो B देखिएगा, यहाँ पे मैंने कौन कौन से लिए हैं, एंगल CAB बराबर है आपका BDC के, ठीक है, मतलब ये इस पर आ चुका है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर इधर से हमने लिया, तो ये जो था BCA बराबर है आपका इसका। अब दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट
और सेकेंड को जोड़ने पर देखिएगा, इसको इस साइड कर देती हूँ, एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ए प्लस एंगल बी सी ए हो जाएगा। तो एंगल बी डी सी ए डी बी, बी डी सी ए डी बी टोटल लिख दूँ, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, अब देखिएगा एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी सी ए बी और बी सी ए, इसको मैं लिख दूँ एंगल 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग माइनस एंगल डी, इसको डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी, तो इस पर आएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी के साथ आपका ये बात भी जो था खत्म होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। ये आपका प्रमेय बन चुका है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा आगे का जो आपका प्रमेय है, 12वां चैप्टर का 12वां, यदि चतुर्भुज के सम्मुख कोण कि किसी युग्म का योगफल 180 डिग्री हो तो वो चतुर्भुज चक्रीय होगा। तो आपको दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ी सी बनावट में क्या करना है, बनावट, यस, देखिएगा क्या, ए डी पर एक बिंदु ई ले जो वृत्त पर स्थित हो और ई को सी से मिला दे। तो मैंने तो वृत्त पे कह दिया, तो ई ले लिया, ई को सी से मिलाना है, तो ये मैंने मिला दिया। ठीक है, अब देखिएगा फलमान में एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, ये बन गया आपका चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों के योगफल 180 डिग्री होता है। लेकिन आपको दिया क्या है, दिया ये आपका फर्स्ट हो गया। आपको दिया है एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये सेकंड हो गया। तो कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड से बात कर ले तो एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, बी भी तो चला गया, एंगल ई प्लस बराबर एंगल डी, अर्थात बिंदु डी और ई संपाती है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार मान लीजिए आपको अंदर कर दे तो ऐसे कर दे, मतलब ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको डी कर दे, तो फिर आप इसको भी इसी प्रकार से बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आखिर का संपाती आएगा। तो ये थे आपके प्रमेय जो थे 12 चैप्टर 12 का 12वां प्रमेय। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.2 के लिए जो प्रमेय आने वाला था वो ख़त्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इसका आगे का जो क्वेश्चन होगा वो करवाऊँगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।